अमेरिका दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिन के मिस्र दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा के बाद 2 दिन के मिस्र दौरे पर रहेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने और कारोबार और आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। अपनी पहली यात्रा के दौरान पीएम मोदी उन बहादुर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिस्र और फिलिस्तीन में लड़ाई लड़ी और शहीद हो गए थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दौरान हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक जाएंगे और शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। यह है उन करीब 4000 भारतीय सैनिकों के स्मारक के रूप में जाना जाता है जो प्रथम विश्व युद्ध में मिस्र और फिलिस्तीन में शहीद हुए थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल हकीम मस्जिद भी जाएंगे। ये 11वीं सदी की मस्जिद है। 6 सालों तक चले पुनरुद्धार कार्य के बाद इस शिया मस्जिद को इसी वर्ष फरवरी में दोबारा खोला गया था। इस मस्जिद का पुनरुद्धार करवाने में बोहरा समुदाय का योगदान रहा है। वहीं पीएम मोदी इंडिया यूनिट के साथ भी संवाद करेंगे, जिसका गठन मिस्र के राष्ट्रपति ने भारत यात्रा से लौटने के बाद मार्च में किया था। इसमें कई उच्च स्तरीय मंत्री शामिल हैं। साथ ही साथ पीएम मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इस दौरान कुछ समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर होंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र के राष्ट्रपति फतेह अल सीसी के निमंत्रण पर ये यात्रा कर रहे हैं। अल सीसी ने भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी और उसी समय उन्होंने प्रधानमंत्री को मिस्र यात्रा के लिए आमंत्रित किया था। साल 1997 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला मिस्र दौरा होगा। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका दौरे के दौरान पीएम मोदी ने देश के लिए कई करार दिए। वहीं इस दौरे के दौरान भी पीएम मिस्र की कई बड़ी हस्तियों से मुलाकात करेंगे। एक और जहां विपक्षी दल लामबंद होकर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने का दम भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता भी लगातार विपक्षी एकता को ड्रामा बताकर हमला बोलने में जुटे हुए हैं। पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी समेत करीब 15 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में विपक्ष की एकजुटता के साथ ही 2024 में पीएम मोदी को हराने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक को लेकर जहां विपक्षी नेता काफी उत्साहित नजर आए, तो वहीं विपक्ष की लामबंदी को लेकर बीजेपी नेता लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। पानीपत पहुंचे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई अपोजिशन की बैठक पर तंज कसते हुए इसे मजाक बता दिया। साथ ही कहा कि विपक्ष का एजेंडा राहुल गांधी की शादी करवाना है। अनुराग ठाकुर ने कहा 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष की नाटक मंडली इकट्ठा होकर नाटक करने के लिए तैयार है, लेकिन जनता भी फिर से बीजेपी को 300 पार सीट दिलाकर पीएम मोदी की सरकार बनाने के लिए तैयारी कर चुकी है। मेरा सवाल राहुल गांधी से ये है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से है, सोनिया गांधी जी से है, क्या जो कांग्रेस के इन 15 दलों के नेता कौन है कोई बताएगा क्या? अरे लालू जी कहते हैं राहुल गांधी शादी कर लें, 5 घंटे रोटी खाने के बाद लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि मम्मी बड़ी नाराज है, राहुल गांधी शादी कर लो। विपक्ष का एजेंडा है राहुल गांधी शादी कर लो। अरे विपक्ष वालों, कांग्रेस को आपने पहले तो घर पे बिठा दिया, अब राहुल गांधी को कहते शादी कर लो। कल की बैठक कुछ और नहीं, केवल एक मजाक बन के रह गया था। 2024 के चुनाव से पहले ये नाटक मंडली इकट्ठी हो चुकी है, रंगमंच सज चुका है, किरदार तय किए जा रहे हैं, नाटक होगा, सब लोग साथ निभाने की बात करेंगे। जनता इन पर हंसेगी जैसे पिछली बार हंसे थी, और इन विपक्षी दलों को, भ्रष्टाचारियों को घर पे बिठाएगी और 2024 में फिर एक बार 300 पार मोदी की ही सरकार लाएगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी विपक्षी लामबंदी पर तंज कसा है। साथ ही कहा कि लोकतंत्र में सभी को बैठक करने का अधिकार है, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि जब बटेर, बंदर और बिल्ली सब इकट्ठे होने लग जाएं तो समझ लो कि सामने शेर है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ये सब प्रयोग होते रहते हैं। कोई पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है, ये पहले भी होते रहे हैं। और जब से देश में लोकतंत्र का ये जागरण हुआ है, यानी देखा जाए तो एक समय ऐसा था कि कांग्रेस मतलब शासन, शासन मतलब कांग्रेस। जैसे टूथपेस्ट मतलब कोलगेट, कोलगेट मतलब टूथपेस्ट, ये सिनोनिमस हो गए थे। तो ऐसे ही शासन और कांग्रेस ये सिनोनिमस हो गए थे। लेकिन 1977 में देश में जब आपातकाल लगी, संयोग से 25 जून आ रहा है, 25 जून का दिन इसी बात के लिए जाना जाता है कि देश में ऐसा काला कानून लागू किया गया जिसके कारण से जन जागरण हुआ। और जन जागरण के बाद पहली बार कांग्रेस शासन को पलटा मारा गया। तब वोटर को समझ में आया कि नहीं, वोट में एक ताकत है और उस वोट की ताकत के कारण से जनता जागरूक होने के बाद क्या ठीक है क्या गलत है इसका विवेक जनता जानती है और जनता उसके अनुसार निर्णय लेती है। तो कोई कुछ भी करे, आखिर जब किसी का बस नहीं चलता तो सब कुछ बटोरते हैं, इधर से बटोरते हैं, उधर से बटोरते हैं। ठीक कहा हमारे मुख्यमंत्री पंजाब मान ने कि इस मौके पर कोई बटेर, कोई बंदर, कोई बिल्ली, कोई भालू जब सब इकट्ठे होते हैं, तो जब इकट्ठे होते हैं तो उस समय क्यों इकट्ठे होते हैं? इसलिए इकट्ठे होते हैं कि सामने एक शेर है। मैं नहीं कह रहा, ये कहा पंजाब के सीएम मान साहब ने कि सामने कोई शेर है। अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ, उस बंदर, बटेर और भालू शेर के उसमें, उस झुंड में, शेर तो सामने ही है, तो उस झुंड में अब वो भी जाके खड़े हो गए, उनको भी ध्यान में आ गया कि सामने शेर है। इसलिए मित्रों, ये सारी चीजें लोकतंत्र में चलती रहती हैं, कोई समस्या नहीं है। पटना में 15 विपक्षी दलों की बैठक के बाद इसे विपक्षी एकता के लिए एक बड़ा कदम बताते हुए एक ऐसी ही बैठक शिमला में आयोजित करने का ऐलान कर दिया गया। लेकिन देखना होगा कि विपक्षी एकता की कवायद में जुटे नीतीश कुमार कितने सफल हो पाते हैं। भले ही कोई सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष से, लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने चुटकीले बयानों को लेकर हर किसी का मन मोह लेते हैं। अब उनके गृह क्षेत्र पटना में विपक्षी एकता को लेकर बैठक हुई, जहां वे वैसे ही नजर आए जैसे वह आम होते हैं। उनके बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, तो वहीं राजनीतिक गलियारों में उनके बयानों को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। लालू यादव देश की सियासत का एक ऐसा चेहरा जिनका नाम सुनते ही हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। यहाँ तक कि भारत की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले विदेशी लोग भी लालू यादव के चुटकीले अंदाज के मुरीद हैं। और अब लंबे समय के बाद एक बार फिर से लालू यादव सियासी गलियारों में चर्चाओं का केंद्र बिंदु बन गए हैं। पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में उन्होंने कई ऐसे बयान दिए जिन पर अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। उनके ये बयान सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहे हैं। लालू यादव पिछले दिनों काफी बीमार हुए, लेकिन अब उन्होंने खुद ये दावा किया कि वो पूरी तरह से फिट हैं और वो अब बीजेपी को भी फिट करेंगे। बहुत दिन के बाद आप लोगों से इलाज के बाद बात हो रही है, प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं और बढ़िया से फिट कर दे रहा है नरेंद्र मोदी भाजपा को। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को उन्होंने शादी करने की सलाह दी और खुद बाराती बनने की बात भी कही। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं, दिया नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बाराती चलें और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलते एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। अच्छा। विपक्षी बैठक के बाद लालू यादव के इन दोनों बयानों पर काफी चर्चा हो रही है।
जिसमें बीजेपी को खुलकर चुनौती दी जा रही है और वहीं राहुल गांधी को दी गई शादी की सलाह के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ सियासी पंडितों का तो यहाँ तक मानना है कि राहुल गांधी को इशारों इशारों में लालू यादव ने महागठबंधन का दूल्हा घोषित कर दिया है। विपक्षी दलों की बैठक के बाद लालू यादव के बयानों की चर्चाएं होना स्वाभाविक हैं, लेकिन महागठबंधन का दूल्हा कौन होगा? और बड़ा सवाल यह है कि विपक्षी एकता साल 2014 के चुनावों में बीजेपी को चुनौती दे पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पटना की धरती से 23 जून को विपक्षी एकता का संदेश देखा गया। सभी दिग्गज साथ दिखे, लेकिन इसी विपक्षी एकता को एक झटका भी लगा। यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच खींचतान देखने को मिल रही है। पटना में विपक्षी बैठक हुई, दावा किया गया विपक्षी एकता का, लेकिन बैठक के बाद से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने सीएम केजरीवाल पर बीजेपी के साथ मिले होने का आरोप लगाया है। उन्होंने सीएम केजरीवाल पर तीखा प्रहार करते हुए अपने एक पुराने ट्वीट के स्क्रीनशॉट के साथ एक ट्वीट लिखा। उसमें लिखा गया कि कौन बीजेपी से मिला हुआ है, अब भी क्या कोई शक है? आम आदमी पार्टी, जिसका 542 में से केवल एक लोकसभा सदस्य है, वो कांग्रेस से समर्थन भी चाहता था और केजरीवाल जी उसके नेताओं को भला बुरा भी कह रहे थे। क्या ये तरीका समर्थन मांगने का है? केजरीवाल जी जेल जाने से बचने के लिए ये सब कर रही हैं। देश की जनता सब जान चुकी है, परंतु जब भ्रष्टाचार करा है तो सजा तो काटनी ही पड़ेगी, यही विधि का विधान है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा है और ये निशाना उस वक्त साधा जब आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी किसी भी बैठक में शामिल नहीं होगी जब तक कि कांग्रेस की तरफ से अध्यादेश के विषय पर रुख स्पष्ट नहीं किया जाता। चुनावों को लेकर राजनीतिक दल लगातार चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इसी कड़ी में आज पानीपत में गौरवशाली भारत रैली का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पानीपत में गौरवशाली भारत रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। कांग्रेस पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि 2024 के चुनाव से पहले नाटक मंडली अब इकट्ठा हो चुकी है। चुनावों के बाद जनता इन पर हंसेगी। वहीं इसके दौरान उन्होंने सरकार की कई योजनाओं को भी गिनवाया। पिछली बार करनाल पानीपत दूसरे नंबर पर आया था। मोदी जी ने बढ़ चढ़कर हरियाणा को सब कुछ दे दिया। नई नई ट्रेन से, वंदे भारत एक्सप्रेस से लेके, एम्स से लेके अन्य योजनाएं, मेरे पास लंबी सूची योजनाओं की है। मैं उन योजनाओं पे नहीं जाऊंगा क्या क्या दिया है, लेकिन आप सबसे इतना जरूर कहना चाहता हूं, आपको जिन्होंने पिछली बार दूसरी सबसे बड़ी लीड लोकसभा में दिलाई थी, क्या करनाल पानीपत नंबर 1 अगली बार आएगा? क्या करनाल पानीपत पहले नंबर पर आएगा? मेरा सवाल राहुल गांधी से यह है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से है, सोनिया गांधी जी से है, क्या जो कांग्रेस के इन 15 दलों के नेता कौन है, कोई बताएगा क्या? अरे लालू जी कहते हैं राहुल गांधी शादी कर लें। 5 घंटे रोटी खाने के बाद लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि मम्मी बड़ी नाराज है, राहुल गांधी शादी कर लो। विपक्ष का एजेंडा है राहुल गांधी शादी कर लो। अरे विपक्ष वालों, कांग्रेस को आपने पहले तो घर पे बिठा दिया, अब राहुल गांधी को कहते शादी कर लो। कल की बैठक कुछ और नहीं, केवल एक मजाक बन के रह गया था। 2024 के चुनाव से पहले ये नाटक मंडली इकट्ठी हो चुकी है, रंगमंच सज चुका है, किरदार तय किए जा रहे हैं, नाटक होगा, सब लोग साथ निभाने की बात करेंगे। जनता इन पर हंसेगी जैसे पिछली बार हंसे थी, और इन विपक्षी दलों को, भ्रष्टाचारियों को घर पे बिठाएगी और 2024 में फिर एक बार 300 पार मोदी की ही सरकार लाएगी।
वहीं उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए यहां तक कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के द्वारा ही गरीब लोगों का उत्थान हुआ। हरियाणा में अगर बदलना है मुख्यमंत्री तो रैली में दिखाना होगा शक्ति प्रदर्शन, ये कहना है केंद्रीय राज्य मंत्री राव की बेटी आरती राव का। जब उनका ये बयान सुर्खियों में आया तो मामला बढ़ता देख अब उन्होंने ट्वीट कर सफाई दी है। दक्षिण हरियाणा की राजनीति में राव इंद्रजीत सिंह का एक बड़ा नाम है। राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से 4 बार से लगातार सांसद हैं और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी। कई बार हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से राव इंद्रजीत सिंह की खटपट की खबरें भी सामने आई। राव इंद्रजीत सिंह की सीएम बनने की लालसा भी जगजाहिर है और अब राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में है, जिसमें वो कह रही है कि सीएम बदलना है तो शक्ति दिखानी होगी। कि हम दक्षिण हरियाणा में बोलते हैं कि हम ये सरकार बनाते हैं। अरे चीफ मिनिस्टर बदलवाना है तो दिखाना तो होगा। अगर हम अपनी शक्ति नहीं दिखा पाए और हरियाणा में किसी और रैली से पीछे रहे तो नुकसान अपना है, नुकसान अपना है। ये मैं राव साहब के बारे में नहीं बोल रही, मैं अपने पूरे एरिया के बारे में। और मैं गुड़गांव तक नहीं, मैं महेंद्रगढ़ तक जा रही हूँ, मैं जज्जर तक जा रही हूँ, पलवल तक जा रही हूँ। सबको मेरा मैसेज ये प्लीज लोगों तक पहुंचाएं कि ये हमारी रैली है और दक्षिण हरियाणा क्या है ये हमें अब दिखा। उनके इस बयान पर सियासी गलियारों में कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसे में अब इस बयान पर उन्होंने सफाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि पटौदी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में दिए मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मैंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि हमारे एकजुट रहने से ही सरकारें व मुख्यमंत्री बने हैं और हटे हैं। मेरी किसी को लेकर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं थी। हरियाणा में भले ही विधानसभा चुनावों के लिए करीब 1.5 साल का समय बाकी हो, लेकिन प्रदेश में अभी से सियासी पारा 7वें आसमान पर है। यहां तक सभी सियासी दलों ने सीएम पद की लालसा रखने वाले बड़े दिग्गज भी अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। बारिश का मौसम आते ही डेंगू का डंक सताने लगा है। गुरुग्राम की बात करें तो अभी तक 2 दर्जन से ज्यादा संदिग्ध डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं। इसी के चलते अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। गुरुग्राम में डेंगू के मामले सामने आने के बाद डेंगू के मामलों को काबू में लाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से अब स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली है। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के 2 दर्जन से ज्यादा संदिग्ध मामलों को मद्देनजर रखते हुए 2 टीमों का गठन किया है। इसके अलावा नगर निगम और जीएमडीए के कर्मचारियों के घर घर जाकर डेंगू के लार्वा का टेस्ट किया जा रहा है। तो वहीं लोगों को जागरूक करने के लिए मोबाइल पर मैसेज भेजकर उन्हें जागरूक किया जा रहा है। सभी जगहों पर फॉगिंग भी कराई गई है। लोगों से विशेष ध्यान रखने की अपील की जा रही है। लार्वा जो है मिलना शुरू हो चुका है और कई जगह हमें पॉजिटिव ब्रीडिंग साइट भी मिले हैं, जिसके तहत 1500 से ज़्यादा नोटिस अभी तक जिला गुरुग्राम में जारी किए जा चुके हैं। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी अपील की थी सभी पब्लिक से कि अपने आसपास पानी न इकट्ठा होने दें। सप्ताह में 1 दिन ड्राई डे मनाएं। आप शाम के टाइम जो फुल बाजू के कपड़े हैं वो डाल लें। मॉस्किटो जो रिपेलेंट क्रीम है उसका इस्तेमाल करें। और अगर कहीं भी आपको लगता है कि पानी इकट्ठा है या गमले में या कूलर को एक दिन ज़रूर साफ करें, क्योंकि यह लार्वा के पनपने के लिए, मच्छर के पनपने के लिए बड़ा ही अनुकूल मौसम मिला है। और अब तक जिला गुरुग्राम में 1,00,000 करीबन 41,000 स्लाइडें हमने एग्जामिन करी है मलेरिया के लिए। हालांकि कोई केस नहीं मिला है और 449 सैंपल अब तक डेंगू संदिग्ध मरीजों के हम ले चुके हैं। हालांकि डेंगू का कोई भी अभी कंफर्म मरीज जिला गुरुग्राम में रिपोर्ट नहीं हुआ है। डेंगू को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। तो वहीं पर गुरुग्राम वासियों को मैसेज के जरिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ लोगों से एहतियात बरतने की भी अपील की जा रही है।
प्रदेश में जल्द ही मानसून जो है दस्तक देने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 30 जून तक जो है प्रदेश में मानसून दस्तक देगा, लेकिन उससे पहले जो है प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में जो है अलग अलग जगह जो है बारिश देखने को मिलेगी। दिल्ली एनसीआर में उमस के साथ गर्मी से परेशान लोगों को जल्द ही राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान बताते हुए कहा कि क्षेत्र में जल्द ही बारिश देखने को मिल सकती है और रविवार से मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा और इसके साथ ही दिल्ली सहित हरियाणा के भी काफी बड़े क्षेत्र में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि 25 जून से लेकर 27 जून तक बारिश होगी। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं बारिश देखने को भी मिल रही है, जिसकी वजह से उमस बनी हुई है। लोगों को इसकी वजह से परेशानी भी हो रही है, लेकिन मौसम विभाग ने पहले ही 25 से 27 जून तक तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है और उम्मीद जताई जा रही है कि 28 जून तक दिल्ली सहित हरियाणा के बड़े क्षेत्र में बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन हरियाणा में मानसून 30 जून तक पूरी तरह से सक्रिय होगा। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार एनसीआर क्षेत्र में कई कई जगह बारिश देखने को मिल भी रही है। वहीं आने वाले दिनों में जो है अच्छी खासी बरसात देखने को भी मिल सकती है। बीसीसीआई ने चीन में होने वाले एशियन गेम 2023 को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, बीसीसीआई ने इस बार एशियन गेम्स में अपनी महिला और पुरुष दोनों क्रिकेट टीमों को भेजने का निर्णय लिया है। इस साल के अंत में चीन के हांगजू में एशियन गेम्स 2023 का आयोजन किया जाना है। अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इसको लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस बार बीसीसीआई एशियन गेम्स में अपनी पुरुष और महिला दोनों ही टीमों को भेजेगी। एशियन गेम्स में क्रिकेट इवेंट का आयोजन T20 फॉर्मेट में कराया जाता है। एशियन गेम्स का आयोजन जिस समय होना है उसी समय भारत में वनडे वर्ल्ड कप का भी आयोजन किया जा रहा होगा। ऐसी स्थिति में पुरुष बी टीम को एशियन गेम्स में भेजा जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई इस इवेंट में प्रमुख महिला खिलाड़ियों के साथ एक मजबूत टीम भेजेगा। इस बार एशियन गेम्स का आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक किया जाना है। वहीं वर्ल्ड कप का आयोजन 5 अक्टूबर से 23 तक किया जा सकता है। बीसीसीआई 30 जून से पहले उन खिलाड़ियों की लिस्ट भेज देगा जिनको वो एशियन गेम्स में खेलने के लिए भेज सकता है। बीसीसीआई ने साल 2010 और 2014 में हुए एशियन गेम्स में जिसमें क्रिकेट का इवेंट भी आयोजित किया गया था, उसमें भारत की ना तो पुरुष और ना ही महिला टीम को भेजा था। क्रिकेट को चीन के हांगजू में होने वाली एशियन गेम्स के शेड्यूल में शामिल किया गया है। साल 2018 में जाकार्ता में खेले गए एशियन गेम्स में क्रिकेट का इवेंट आयोजित नहीं किया गया था। इंग्लैंड में पिछले साल हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला टीम ने क्रिकेट इवेंट में काफी शानदार प्रदर्शन दिखाया था। टीम ने फाइनल में जगह बनाई थी। इस मुकाबले में उन्हें ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि टीम सिल्वर पदक अपने नाम करने में कामयाब रही थी। जिस समय एशियन गेम का आयोजन होगा उसी दौरान भारत की मेजबानी में वनडे वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा, जिसके चलते बीसीसीआई पुरुष बी टीम को एशियन गेम में भेजेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय राजकीय अमेरिका दौरा पूरा हो गया है। अमेरिका के बाद प्रधानमंत्री मिस्र रवाना हो गए हैं। अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक रिश्तों के लिहाज से प्रधानमंत्री के दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेष रूप से भारत को निवेश के मामले में इस दौरे से खासा फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय अमेरिका दौरा समाप्त हो चुका है। अमेरिकी दौरे की समाप्ति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है, बेहद खास अमेरिकी दौरे की समाप्ति। यहाँ मुझे भारत अमेरिका मित्रता को रफ्तार देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रमों और बातचीत में भाग लेने का मौका मिला। हमारे राष्ट्र आने वाली पीढ़ियों के लिए इस दुनिया को बेहतर जगह बनाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी का यह दौरा कई मायनों में देश के लिए खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका के पहले राजकीय दौरे पर दोनों देशों के बीच अहम करार हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरे पर अमेरिका की नामी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच एक अहम समझौता हुआ है। इस डील के तहत भारत में बने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-2 के लिए GE F414 इंजन बनाया जाएगा। इसके अलावा इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच हुई बातचीत में भारत की ओर से अमेरिका से MQ-9 रीपर प्रेडेटर ड्रोन्स खरीदने पर भी सहमति बनी है, जो भारतीय सुरक्षा बलों की क्षमता को काफी बढ़ा देगा। वहीं अब माइक्रोचिप बनाने वाली अमेरिकी कंपनी माइक्रोन गुजरात में सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्लांट का निर्माण करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वाशिंगटन DC में अमेरिकी चिप निर्माता माइक्रोन टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष और CEO संजय मेहरोत्रा से मुलाकात की थी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक बैठक के दौरान पीएम मोदी ने माइक्रोन टेक्नोलॉजी को देश में सेमीकंडक्टर बनाने का प्रस्ताव दिया था।
कंपनी माइक्रॉन और भारत के इस प्रोजेक्ट पर ये कंपनी कुल 2.75 अरब डॉलर खर्च करने वाली है। भारतीय रुपए में ये आंकड़ा 22,540 करोड़ रुपए का होगा। आइए जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ। माइक्रॉन का ये प्लांट 2 फेज में विकसित किया जाएगा। माइक्रॉन इस प्लांट पर करीब 82.5 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी। वहीं केंद्र और राज्य सरकारें भी इस प्रोजेक्ट में अपना योगदान देंगी। भारत के लिए ये प्रोजेक्ट बेहद खास है। वहीं भारत और अमेरिका के बीच होने वाले सबसे अहम समझौते में आर्टेमिस एकॉर्ड्स भी शामिल है। इसके जरिए साल 2024 में नासा और इसरो एक साथ मिलकर संयुक्त मिशन करने पर सहमत हुए हैं। इस मिशन के पूरा होने के बाद भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो अंतरिक्ष में अमेरिका का सहयोगी है। अगले साल नासा के जरिए भारतीय अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की भी यात्रा करेंगे। वहीं प्रवासी भारतीयों की जरूरत को देखते हुए भारत अमेरिका के सिएटल शहर में काउंसलेट खोलेगा। साथ ही अमेरिका के 2 अन्य शहरों में भी काउंसलेट खोले जाएंगे। अहमदाबाद और बेंगलुरु में अमेरिका के नए काउंसलेट खुलने जा रहे हैं। पीएम के अमेरिका दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण करार हुए। अकेले माइक्रॉन कंपनी ही भारत में 23,000 करोड़ का निवेश करेगी। इस निवेश से भारत के करीब 5,000 युवाओं को रोजगार मिलेंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा भारत में निवेश के नए अवसर लेकर आया है।